Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था एलपीजी फर्स्ट यूनिट का, उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने लिबरलाइजेशन तो बच्चों कंप्लीट कर लिया था। डिस्कस करते हैं हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फिर इस चैप्टर को क्या करते हैं कंप्लीट। तो समझते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या कह रहा है प्राइवेटाइजेशन में। जस्ट अ मिनट। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चों, जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी, ठीक है, किसकी कंपनीज थी? गवर्नमेंट की। अब या तो हमने उनको बेच दिया है प्राइवेट लोगों को, इंडिविजुअल को, जैसे सरकार ने अपनी कंपनी बेच दी रिलायंस को, मुकेश अंबानी को, टाटा ग्रुप को या अदानी ग्रुप को, ऐसे किसी को बेच दिए तो अब वो चला रहे हैं। या फिर कुछ हिस्सा बेच दिया है अब और कुछ हिस्सा अपने पास है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। कह रहा है प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर के कंपनीज थी उनकी ओनरशिप, उनका मैनेजमेंट किसको ट्रांसफर कर देना? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेटाइजेशन implies greater role of the private sector in the Indian economic activities of the country. Over the years, Indian government has diluted its stake in several public enterprise, including IPCL, IBP, Maruti Udyog, etc. क्या कह रहा है? कुछ सालों से जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने अपना जो शेयर है वो डाइल्यूट किया है, कम किया है। किसको बेच दिया है? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। प्राइवेटाइजेशन हम कितनी तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आप क्या कर दो, पूरा का पूरा बिजनेस बेच दो, जो गवर्नमेंट की कंपनी है पूरा आप किसी प्राइवेट पर्सन को बेच दो। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, privatization of the public sector undertaking by selling of part of the equity, to the public. This process is known as disinvestment. ठीक है, इस बार आपने पूरी कंपनी नहीं बेची, ठीक है, जो इस बार आपने पूरी कंपनी नहीं बेची है, कंपनी का ना कुछ पार्ट बेचा है, कुछ हिस्सा बेचा है। मान लो जैसे पूरी कंपनी मतलब कितना हिस्सा? 100%। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पास तो रखा 80% शेयर और 20% शेयर किसको दे दिया? बेच दिया प्राइवेट को, थोड़ा सा पार्ट बेच दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। कुछ पार्ट बेच दिया आपने कंपनी का। कह रहा था पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन. It was also believed that private capital and managerial capabilities will help in improving performance of the PSUs. आगे चलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में बच्चों हमें इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है कि कितने तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। अगली हेडिंग आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे देश की, इंडिया की कंपनी है, अब वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज में भी बेच रही है, विदेशों में भी जाके बेच रही है। और जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनियां हैं अब वो इंडिया में आके अपने गुड्स को क्या कर रही है? बेच रही है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब कोई सामान खरीदने या बेचने के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इन दोनों का ही आउटकम है ग्लोबलाइजेशन। उन दोनों की वजह से ही क्या हो पाया? ग्लोबलाइजेशन। उन दोनों की वजह से ही क्या हो पाया बच्चों? ग्लोबलाइजेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ना, नेशनल इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या कर देना? जोड़ देना। कैसे? थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। नेक्स्ट कह रहा है ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम
ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है 1 नंबर में याद रखना, वो किसका आउटकम है? लिबरलाइजेशन और प्राइवेट, इन दोनों की वजह से ही क्या हो पाया? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेटिंग, जोड़ना इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से। हाउएवर it is a complex phenomenon. It is an outcome of the set of various policies aims to transform the world towards greater independence and integration. आगे कह रहा है it involve creation of network and activities transcending economic, social and geographical boundaries. In short, globalization aims to create borderless world. आगे समझते हैं चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या चेंजेस हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में, वो समझना है। तो पहला पॉइंट है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज इन विच एफडीआई वाज अलाउड अप टू 51%। क्या बोल रहा है? इंडियन गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनाई। प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और उसमें एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया कितने परसेंट तक? 51। दूसरा, इंडियन रुपी वाज डिवैल्यूड इन 1991 बाय नियरली 20%। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एंड राइज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 1991 को इंडियन रुपी को डिवैल्यूड मतलब उसकी वैल्यू को जानबूझ करके कम कर देना, जिस कितने परसेंट से? 20% से, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया और फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होने लग गया। टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन रुपी वाज मेड पार्शली कन्वर्टेबल। कह रहा है जब हमने अपने देश को दूसरे देशों के साथ इंटीग्रेट करा, जोड़ा, तो अपनी करेंसी को क्या किया? पार्शली कन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी एट मार्केट प्राइस। अब आप करेंसी को मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग खरीद और बेच सकते थे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल ट्रेड। जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी एक्सटर्नल ट्रेड पे, वो बच्चों पूरी क्या कर दी गई? हटा दी गई। Since 2001, the quantitative restrictions on import have been totally withdrawn. 2001 से तो जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट में, सामान खरीदने में, वो तो कंप्लीटली क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसमें दो ग्रुप बन गए। कुछ लोगों ने उसको पॉजिटिव तरीके से देखा, कुछ लोगों ने उनको निगेटिव तरीके से देखा। तो अब बच्चों हम ये देखते हैं कि जो लोग पॉजिटिव थे, जिनने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, उनका क्या कहना था, और जो लोग निगेटिव रिएक्शन दे रहे थे, जो मतलब जो अपोज में थे कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, उनने क्या कहा। तो इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में क्या बोला गया? ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। अब हम ज्यादा बड़ी मार्केट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो अभी तक अपना सामान इंडिया में बेच रही थी, अब वो विदेश में भी जाके बेच सकती, तो उसके लिए मार्केट क्या हो गई? बड़ी हो गई। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन एमएनसीज इन आवर कंट्री। अब ऐसा ही तो होना है बच्चों कि हम ही जाके फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस करेंगे। फॉरेन कंट्री वाले भी तो कहाँ आके बिजनेस करेंगे? इंडिया में। और जब वो इंडिया में आएंगे तो कैसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे? एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, उसकी जो लार्ज कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप और भी बहुत सारे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अब विदेश में भी जाके अपने गुड्स को क्या कर पाएंगे? सोल्ड कर पाएंगे। जो लोग अगेंस्ट में थे, उनका क्या कहना था? बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर ओनली टू डेवलप कंट्रीज। इनका मानना था कि जो बेनिफिट होगा ग्लोबलाइजेशन का ना, वो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को नहीं मिलेगा। जो डेवलप कंट्री है, अमेरिका हो गई, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, इनको ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज।
कह रहा है ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज कर देगा, वेलफेयर मतलब होता है भलाई, किन लोगों की, जो लोग पुअर कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको कोई पूछेगा नहीं, पुअर कंट्रीज के जो लोग हैं उनको कोई पूछेगा नहीं, वहां पे कोई वेलफेयर नहीं होगा। थर्ड कह रहा है इट इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशन एंड पीपल। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब होता है बच्चों भेदभाव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गरीब देश के लोग होंगे उनके साथ ज्यादा भेदभाव किया जाएगा एज कंपेयर टू अमीर देशों के कंपैरिजन में। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग एक ऐसा टर्म है बच्चों जिसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये टर्म आया आउटसोर्सिंग, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत काम आया, बहुत जॉब्स क्रिएट हुई। तो आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी अपने कुछ ऐसे काम को जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी का मेन काम क्या है, कार बनाना, कार को सोल्ड करना। तो यही काम थोड़ा ना होता है कंपनी में, कंपनी में तो और भी सारे काम होते होंगे, जैसे वॉचमैन रखना, ठीक है, सफाई का काम हो गया, बहुत सारे काम होते होंगे। तो कोई भी कंपनी ना अपने जो इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता है उसको किसी दूसरी कंपनी को या दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्लियर है आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब एक कंपनी अपने जो इंपॉर्टेंट काम नहीं होता उसको किसी दूसरी कंपनी को दे दे या दूसरे कंट्री में दे दे किसी को करने को, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्या कह रहा है, आउटसोर्सिंग रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू ए थर्ड पार्टी, लिखा है ना, आउटसोर्सिंग रिफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू ए थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को दे देना, विच आर अर्लियर परफॉर्म बाई दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले खुद ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। For example, many companies have started outsourcing security services to outside agencies on a contractual basis. तो सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब वॉचमैन, जो कंपनी में वॉचमैन वगैरह गार्ड काम करते हैं, वो काम उनने क्या कर दिया, दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम ही आउटसोर्सिंग निकला। It has intensified in recent times because of the growth of fast mode of communication, particularly the growth of information technology। कह रहा है इस सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट हुई ना, तो वो जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन, उसकी इंक्रीज होने की वजह से इस फील्ड में जॉब्स क्रिएट हुई। आगे क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स in text, voice and visual data, in respect of these services, it is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries. India has become a favorable destination of outsourcing for most of the MNCs because low wage rate। थोड़ा ध्यान से देखना, इंडिया फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया था आउटसोर्सिंग का, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या था ना, लो वेज रेट। क्या कहना चाह रहा है, मैं स्टार्टिंग समझाता हूँ। जैसे जैसे मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बढ़े, जैसे अब हम व्हाट्सएप से या फिर वीडियो कॉल से एक दूसरे से बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट, जैसे टेक्स्ट कह रहा है, वॉइस कह रहा है, विजुअल्स, इसकी वजह से हम रियल टाइम में, कोई पर्सन अमेरिका में है और यहाँ है, अगर वो हमसे करना है, हम वीडियो कॉल करेंगे, रियल टाइम में हम उसको कुछ भी बात बता सकेंगे और वो भी हमें। इसकी वजह से कह रहा है इंडिया में बहुत सारी जॉब्स आई, क्योंकि इंडिया फेवरेबल डेस्टिनेशंस बन गया था। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या है, लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर, और इंडिया के पास कैसा मैन पावर है, स्किल, जिसको बहुत अच्छे से काम करना आता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, आपने सुना होगा नाम बीपीओ, दैट इज कॉल सेंटर्स। आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो उसमें एक टोल फ्री नंबर होता है, तो जब आप उसमें कॉल करते हो तो कोई ना कोई उस कॉल को रिसीव करता होगा, तो उसे कॉल सेंटर बोलते हैं। तो इसकी जॉब्स बहुत बड़ी इंडिया में। कंपनीज ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज, और इसकी वजह से भारत के पास बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी आने लग गई। कह रहा है सम ऑफ दी सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया इंक्लूड, कौन कौन सा काम आउटसोर्सिंग की हेल्प से इंडिया में आया, लोग कौन से, तो कह रहा है वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, बीपीओ या कॉल सेंटर, इसका काम बहुत आया इंडिया में।
रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग, ये एक तरीके का अकाउंटिंग होती है, उसका काम आया। अकाउंटिंग, फिल्म एडिटिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, तो ये कुछ ऐसे काम थे जो आउटसोर्सिंग की वजह से कहाँ पे आए, इंडिया में। और इंडिया के लोग लो स्किल, मतलब लो वेज रेट थी, उनको पैसे कम देने पड़ते थे और स्किल ज्यादा थे। क्लियर है। फिर एक टर्म आया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WTO, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट, was established as global trade organization in 1948 with 23 countries। क्या हुआ बच्चों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना, अब ये इंडिया है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम अपना गुड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले जाते थे और वहां से कोई भी सामान हमारे देश में आता था, ऐसी हर कंट्री के लिए था। तो क्या होता था, जब हम अपना सामान ले जा रहे हैं, ठीक है, अपना सामान ले जा रहे हैं और वहां से कोई सामान आ रहा है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें होने लग गई। ठीक है, कि हमारा जो शिप जा रहा है, मान लीजिए हमारा जो क्या जा रहा है, हमारा जो शिप जा रहा है वो एक बार में अमेरिका नहीं पहुंच सकता, उसको बीच में रुकने की जरूरत पड़ती है, तो बीच में और कंट्री से हेल्प लेना। अब कभी कोई कंट्री हेल्प दे, कोई कंट्री हेल्प ना दे, कोई चीटिंग ना हो, हमने अपना सामान तो भेज दिया, किसी कंट्री ने पैसे नहीं दिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे नाम क्या दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है। पूरे दुनिया को अगर जो भी उसका मेंबर होगा उसको उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम यूज किया। क्या यूज किया, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। क्लियर है बात। तो WTO स्टार्टिंग में WTO के नाम से नहीं जाना जाता था, शुरू में उसको क्या, किस नाम से जाना जाता था, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948 में। कितनी कंट्रीज थी तब, 23। फिर इसी गैट को, जो ये गैट बना था, इसको हमने किस नाम से जाना, WTO। कब, 1995 एज सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैट। तो गैट को बाद में फिर हम 1995 में किस नाम से जानने लगे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एट प्रेजेंट देयर आर 164 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ WTO। अभी एट प्रेजेंट में कितनी कंट्री हैं, 164 कंट्रीज हैं WTO की। एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय लॉ फ्रेम बाय WTO। अबाइड बाय लॉस मतलब होता है जो भी रूल्स या लॉ, कानून बनेगा वो सभी मेंबर्स कंट्रीज ने, जितनी भी ये कंट्रीज हैं, सबने उस बात को मानना पड़ेगा। तो इससे आप सामान बेचने और खरीदने में इजी होने लग गया। चलिए आगे चलते हैं। सम मेजर फंक्शंस ऑफ WTO। WTO के कुछ मेजर फंक्शंस क्या है, ठीक है, वो क्या काम करता है, टू फैसिलिएट फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। फैसिलिएट मतलब हेल्प करता है, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल, आपको सामान बेचने खरीदने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। क्या एस्टैब्लिश किया, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। अब जो भी आप सामान खरीद बेच रहे हो उसमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे किसी के भी साथ कोई चीटिंग वगैरह ना हो पाए। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्शन बढ़ाना, सर्विसेज बढ़ाने का काम भी इनका था। नेक्स्ट, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। जो वर्ल्ड के रिसोर्सेस हैं उसका बहुत अच्छी तरीके से यूज करना भी, वो भी किस, करवाना या करना, वो भी किसके अंदर आता है, WTO। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी काम किसका है, WTO का। तो क्वेश्चन है, क्या शुड इंडिया बी ए मेंबर ऑफ WTO। हाँ, तो इंडिया WTO का क्या है बच्चों, मेंबर है। ठीक है, तो कह रहा है सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यूज दैट देयर इज नो यूज फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी ए मेंबर ऑफ WTO। कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया को WTO का मेंबर नहीं होना चाहिए। क्यों, उसका क्या रीजन था, मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशन। कह रहा है जो भी ट्रेड होगा, मतलब जो भी सामान एक देश से दूसरी देश, दूसरी देश से एक देश में आएगा, तो उसका ज्यादा फायदा कौन से नेशंस लेंगे, Developing countries are being cheated as they are forced to open up their market for developed countries and are not allowed to access market of developed countries। तो कह रहा है जो डेवलपिंग कंट्री थी जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इनके साथ चीटिंग हो जाएगी। क्यों, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशन है, वो अपना सामान तो इंडिया में लाके बेच देंगे, लेकिन इंडिया का सामान अमेरिका में नहीं बिकने देंगे।
एंड अप्राइजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो कह रहे हैं जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा, क्या इससे हमें हेल्प मिली अपने भारत देश को जो हम प्रॉब्लम में फंसे हुए थे वहां से बाहर निकालने में? तो वो सारी बातें बता रहा है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कह रहा है जो हमने रिफॉर्म्स लाई 1991 में एलपीजी अपने देश में इंप्लीमेंट की, उसकी वजह से हमारे देश की ग्रोथ रेट जो पहले कितनी परसेंट थी, 5.6%, अब बढ़ के कितनी हो गई, 7.2। तो बताइए फायदा हुआ है नहीं हुआ? हुआ। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो जो फॉरेन करेंसी हमारे पास शॉर्टेज हो गई थी, सिर्फ 14 डेज का हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा था, उसमें इनफ्लो पैसे आने लगे, तो एक बेनिफिट ये हो गया, जो अब हमारे पास बढ़ के कितना हो गया है, 73.5 बिलियन। तो बच्चों कभी भी ना ये नंबर्स नहीं आते आपसे पूछने के लिए, बस आपको पता होना चाहिए क्या है। नेक्स्ट है राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था, जो 6 बिलियन था 1990 में बढ़ के कितना हो गया, 321 बिलियन। राइज इन एक्सपोर्ट, क्या बढ़ गया, एक्सपोर्ट, मतलब हम सामान ज्यादा बेचने लग गए, और तो क्या आ रही होगी, फॉरेन करेंसी, बेचेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पैसे आएंगे। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में महंगाई बढ़ने लग गई थी, इसकी वजह से हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी, चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, तो उस पर क्या हुआ, कंट्रोल। हमने महंगाई को क्या कर दिया था, कंट्रोल, जो 17% से कम होके कितनी हो गई, 5.48%। इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो किसके रोल को हमने इंक्रीज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर, इसी के नेम पे प्राइवेटाइजेशन हुआ। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गई? तो ये चैप्टर बच्चों यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट। आप बस इन्हीं लेक्चर को बार बार पढ़िए, और ये मेरा प्रॉमिस है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम यहीं से ही आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच।